हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज द 7th लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1। देखिए, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो 3 पार्ट्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। देखिए, जो स्ट्रेटजी सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको कहा था कि पॉलिटी में कुछ एरिया ऐसे हैं जहां से यूपीएससी हर साल काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल। ओके, तो इन पे हमारी कमांड होनी चाहिए। तो उसी में से एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, और ये प्रीलिम्स और मेंस, इवन फॉर योर इंटरव्यू, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अब देखो, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करना न भूलें। केवल यही हम आपसे चाहते हैं। ओके, इसके अलावा और कुछ हमें आपसे नहीं चाहिए, बस आपका प्यार, लाइक करते रहिए, बस यही चीज़ हमें चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिखेंगे, एक है फंडामेंटल और एक है राइट्स। तो समझते हैं कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है एंड राइट्स का मतलब क्या होता है। शुरुआत करेंगे राइट्स से, उसके बाद समझेंगे कि फंडामेंटल का मतलब क्या है। ओके, तो चलिए बात करते हैं राइट्स, अधिकार, ये क्या होते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राइट्स क्या होते हैं, क्लेम्स, है ना, जस्टिफाइड क्लेम्स, जस्टिफाइड क्लेम और इंटाइटलमेंट। देखिए, एज ए सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, कुछ हमारे इंटाइटलमेंट होते हैं और उन्हीं को कहा जाता है राइट्स या अधिकार। बट ये जो आप क्लेम करते हो ना, ये जस्टिफाइड होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चीज डिमांड करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी बर्थडे पार्टी है और आप ये क्लेम कर रहे हो कि रात में 12 बजे, रात में 2 बजे फुल वॉल्यूम पे डीजे प्ले करेंगे, तो सोसाइटी के लिए ये चीज़ सही नहीं है ना। तो जो आपके क्लेम्स हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए। आप हर कोई चीज़ क्लेम नहीं कर सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड क्लेम और इंटाइटलमेंट। अब बात आती है कि वाई दे आर नेसेसरी, इनकी जरूरत क्यों होती है। देखिए, राइट्स आर नीडेड टू लीड लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, ये एक जस्टिफाइड क्लेम है। क्यों? बिकॉज जब आपको एजुकेशन मिलेगी तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, कैपेसिटी टू रीजन वो बढ़ेगा, आपका स्किल सेट इंप्रूव होगा, एंड उसके बेसिस पे आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। तो वो एक जस्टिफाइड क्लेम है। ऑलराइट, ये चीज समझ में आई। अब देखो, ये जो क्लेम्स हैं, ये क्लेम्स आप किससे मांगोगे? तो इन मोस्ट केसेस आप स्टेट से डिमांड करते हो। ओके, तो ये जो राइट्स होते हैं, ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन पुट करते हैं। किस तरह की ऑब्लिगेशन? कि व्हाट स्टेट मस्ट डू एंड व्हाट इट मस्ट नॉट। आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो, ये लिमिटेशन आप प्लेस करते हो स्टेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, ताकि कोई दूसरा बंदा हमें हार्म ना करे, इंजरी ना करे।
तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है स्टेट की। समझ में आया? और अगर किसी ने हमको हार्म किया है तो अब ये ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो उसको पनिश करे। ओके, तो स्टेट को क्या करना है ये हमने बता दिया, क्या नहीं करना है ये भी राइट्स बताते हैं। जैसे कि स्टेट जब चाहे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है, वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, वैलिड लॉ होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जो राइट्स होते हैं ये स्टेट की पावर्स पे लिमिटेशन का काम करते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये जो बेसिक बैकग्राउंड है ये समझना जरूरी है। और अगर मैं इसको समराइज करूं तो आई कैन से कि राइट्स दे आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट। और यही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, आप चेक कर सकते हैं। हम डिस्कस भी करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर डिस्कशंस होंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो यही स्टेटमेंट आया था कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो यही सही था। और ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा होता है। ओके, अब जो अगली डायमेंशन आती है वो ये है कि राइट्स कितने तरह के होते हैं, क्या उनके टाइप्स हैं। तो देखिए, राइट्स दो तरह के हम मान सकते हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, पहला कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और दूसरा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होंगे? जो कि मेंशन किए गए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होंगे? जो कि आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने हमको दिए हैं या स्टेट लेजिस्लेचर ने हमको दिए हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेचुटरी राइट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू वर्क है, एमजी नरेगा। ओके, राइट टू फ्री लीगल एड है हमारे पास। ये सब क्या है? ये अधिकार हमको दिए हैं पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने। ये अधिकार हमें संविधान से नहीं मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिले हैं, इसलिए दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्टेचुटरी राइट्स। अब जो राइट्स हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल राइट्स एंड सेकंड है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि हमें पार्ट 3 में मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, उनको कहा गया है फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जो राइट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो होंगे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट, आर्टिकल 325। यह क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटजी वाले वीडियो में। जैसे कि राइट नॉट टू बी टैक्स्ड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। कौन सा आर्टिकल है? 265। ओके, ये सब क्या है? अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। या फिर जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है 300A, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है ना? जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होंगे। बट सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन बनता है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने राइट्स समझ लिए और उनका जो टाइप्स है वो भी हमने देख लिया। अब बात आती है कि भाई हम इनको फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं, हम इनको फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं। तो वाई दे आर फंडामेंटल, वाई दे आर फंडामेंटल। देखो, ये फंडामेंटल इसलिए है बिकॉज
they are guaranteed and protected by constitution, and constitution is the fundamental law of the land, fundamental law of land. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड? मीन्स अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, आर्टिकल नंबर 32 है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आपको पता होगा। ये फंडामेंटल इसलिए भी हैं बिकॉज इंडिविजुअल के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये असेंशियल है। मीन्स आपका मटेरियल एडवांसमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, आपका मॉरल एडवांसमेंट, आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो सबके लिए ये राइट्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे। ओके, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगे भाई। जैसे कि एक राइट अवेलेबल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो जब तक वो आपके पास नहीं होगा आप अपने पोटेंशियल को कैसे रियलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए दीज राइट्स आर नीडेड, इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। आई होप राइट्स एंड फंडामेंटल ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 32, नॉट बाय वे ऑफ अपील। आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ओके, बट अगर आपके दूसरे राइट्स वायलेट होते हैं तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 226, या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। ओके, अब देखो थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जो प्रोविजंस है हमारे पार्ट 3 में, और उन पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो भाई सबसे पहली बात यह है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे फंडामेंटल राइट्स हमको मिलते हैं। एंड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, इसमें ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। तो ये पार्ट नंबर, ये आर्टिकल नंबर आपको याद होने चाहिए। हमने देखा था कि ये जो फीचर है फंडामेंटल राइट का, ये हमने कहां से बोरो किया है? ये हमने बोरो किया है यूएसए से, अमेरिका से। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन हो जाएंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो किया है? तो आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, अब देखो इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देखो मैग्ना कार्टा क्या है? यह है चार्टर ऑफ राइट्स, चार्टर ऑफ राइट्स, जो कि इशू किया था किंग जॉन ने। कब? 1215, इंग्लैंड। एंड दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ओके, दिस इज मैग्ना कार्टा। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखो इसके बाद इनके फीचर्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं। देखिए, दे आर इंजॉयड बाय इंडिविजुअल्स। ओके, तो कुछ राइट्स सिटीजन्स को मिले हुए हैं। ओके, इवन कुछ राइट्स जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी मिले हुए हैं। ओके, सम आर अवेलेबल इवन टू नॉन सिटीजन। ये पहला फीचर है। दूसरी बात, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दे एक्ट एज लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ स्टेट। जो स्टेट की पावर है उसको लिमिट करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि जो स्टेट की अथॉरिटीज हैं वो ऑथोरिटेरियन न बन सकें, डेस्पोटिक रूल ना आ जाए इंडिया में। ओके, तो उनकी लिमिटेशंस को,
उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको लिमिट करते हैं। भाई स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है, ओके, स्टेट ये नहीं कर सकता है, ओके। सो दे एक्ट एज लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ स्टेट। अब देखो ये जो राइट्स हैं, दीज आर प्रोटेक्शन अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, ओके, बट कुछ केसेस में इवन अगेंस्ट प्राइवेट पर्संस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो इंडिविजुअल हैं उनके अगेंस्ट भी कुछ राइट्स आपको मिल जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से राइट्स हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी आपको मिल जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो इनको डिस्कस करेंगे जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स होंगे। तो स्टेट एंड प्राइवेट पर्संस दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, ओके, वो देखेंगे कि किस केस में क्या चीज अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए दे आर जस्टिसिएबल, इसका मतलब क्या है कि दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। मींस अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एंड ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको डिफेंड करे, ठीक है। तो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। सो दे आर जस्टिसिएबल। बट देखो आप ये देखिए, हमने ये देखा था कि ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पे लिमिट लगाने का काम करते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड निगेटिव ऑब्लिगेशन, बिकॉज जो इनकी वर्डिंग्स है वो काफी निगेटिव है। द स्टेट शेल नॉट, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, इसलिए इनको निगेटिव ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है, ओके। इन केस ऑफ इंडिया राइट्स ऑल्सो इनेबल स्टेट फॉर अफर्मेटिव एक्शन। तो केवल निगेटिव ऑब्लिगेशन ही नहीं है, बल्कि कुछ कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे कि पॉजिटिव राइट्स हैं। मींस ये गवर्नमेंट को इंपावर करते हैं, गवर्नमेंट को इनेबल करते हैं कि वो पॉजिटिव स्टेप्स ले, ताकि जो सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनका एम्पावरमेंट हो सके, ओके। तो मैंने आपको कहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके। इसके अलावा देखिए दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए थोड़ा मैंने आपको पहले बताया था कि राइट्स जब आपको मिलते हैं तो साथ में आपको एक ड्यूटी भी मिलती है। किस तरह की ड्यूटी? कि जो दूसरे लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल के सोसाइटी में दंगे करवा दो, ओके। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए एक बैलेंस बनाना पड़ता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच में। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, स्टेट इंपोज कर सकता है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल हैं या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट्स। तो ये कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल हैं या नहीं है। हम देखेंगे आर्टिकल 19 ऑनवर्ड्स काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ओके। इसके अलावा दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप अमेंड कर सकते हो, काफी बार हुए भी हैं, बट द ओनली थिंग इज इनको अमेंड करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा 368 में, ओके। ये चीज आपको अभी याद कर लेनी होगी, आगे हम समझेंगे, ओके। फंडामेंटल राइट्स का अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो 368 के अंडर में होता है। तो ये परमानेंट नहीं है, आप इनको चेंज कर सकते हो, इनको अमेंड कर सकते हो। देन मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, ठीक है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं, ओके। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। मींस जो स्टेट की जो पावर्स है उसको लिमिट करने का काम है, ओके। और जो डीपीएसपी है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करती है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए।
In case of fundamental rights, it is political democracy. In case of DPSP, it is social and economic democracy. All right, आगे बढ़े, चलो अब देखो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ये देख लेते हैं। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। ओके, सो भाई दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। तो आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी होना कितना जरूरी है, बिकॉज दिस इक्वलिटी इट इज लिंक्ड विद डिग्निटी। ओके, देन राइट टू फ्रीडम 19 to 22, right against exploitation 23-24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational rights 29 and 30, then right to property आर्टिकल नंबर 31, ये पहले था लेकिन अभी इसको डिलीट कर दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अभी दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 300A। ये चीज आपको याद रखनी होगी। एंड आखिर में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। तो शुरुआत में ये 7 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए थे, बट एट प्रेजेंट इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल नहीं है, वो बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब देखो ये जो नोमेनक्लेचर है ना, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 15 वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू इक्वलिटी। तो इस तरह से आपको डिटेल्स भी पता होनी चाहिए कि 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब देखो कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं। तो भाई देखो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल सिटीजन्स को अवेलेबल हैं एंड नॉट टू फॉरेनर्स। ठीक है, ये केवल अवेलेबल होंगे सिटीजन्स को। तो जब हम बात कर रहे थे सिटीजनशिप की, तो मैंने कहा था कि दे आर फुल मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, ठीक है, उनको एंजॉय करते हैं। ओके, तो वही चीज आप यहां पे देख सकते हैं। सो ओनली टू सिटीजन्स। इसके बाद देखिए कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, उनको नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 20 टू आर्टिकल नंबर 28। तो इतने सारे जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है। मींस सिटीजन्स को तो सारे राइट्स अवेलेबल हैं ही सही, बट कुछ राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। ये चीज याद रखनी होगी। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा राइट अवेलेबल है फॉरेनर्स को, ओके, कौन सा राइट्स केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलो अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 12। तो 12 टू 35 हमें स्टडी करना है। तो देखिए मैं ये चाहूंगा कि जो बेयर एक्ट है ना, वहां से आप प्रोविजंस को पढ़ा कीजिए, क्योंकि डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेगी कि क्या वर्ड यूज किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो वो चीज मिस हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको बेयर एक्ट से ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली कोशिश करेंगे जहां तक पॉसिबल है कि जो प्रोविजंस है वही मैं आपको शो करूं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट की जो पावर है उसको लिमिट करने का काम करते हैं। तो भाई स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या ऑथोरिटीज आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, मींस कौन कौन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो इन द सुप्रीम कोर्ट। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 12 कि स्टेट में कौन कौन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट
एंड उनकी लेजिस्लेचर, देन ऑल लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, तो वो भी आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती हैं। देन अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि बहुत सारी स्टेचुटरी, नॉन स्टेचुटरी बॉडीज होती है लाइक आईओसीएल, सेल, ठीक है, तो ये भी आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती हैं। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि व्हाट अबाउट जुडिशरी, उसका क्या होगा, एंड दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है क्या। तो भाई देखो यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, अदर ऑथोरिटीज, मींस मींस ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है विद टाइम एंड एज पर द नीड। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर कोई प्राइवेट एजेंसी है जो कि काम करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, तो उसको भी इस डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से डिपेंड करता है और आप इस लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हो। तो बेसिकली केवल यही नहीं होंगी, और भी चीजें हो सकती हैं, इसका मतलब यह है। अब बात आती है व्हाट अबाउट जुडिशरी, क्या जुडिशरी इस डेफिनेशन में शामिल होगी। तो इसका जो आंसर है वो हमें मिलता है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ये 2002 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, मींस जजमेंट वगैरह दे रही है, तो उस टाइम पे जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी अगर वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है। बट जुडिशरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मींस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, रिक्रूटमेंट वगैरह करना, तो उस केस में जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, जहां तक जुडिशियल फंक्शन की बात है नहीं आएगी, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आएगा वहां पे आ जाएगी। ओके, वहां पे आ जाएगी। और दिस इज रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ये 2002 का केस है, 2002 का ये केस है। ओके, सो हमने देख लिया कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे। तो इनमें से कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप जा सकते हो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा, अंडर आर्टिकल नंबर 32। ओके, अब बात आती है आर्टिकल नंबर 13 की, बट उसको पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब है भाई, जुडिशियल रिव्यू मींस जो जुडिशरी है वो कुछ रिव्यू कर रही है, चेक कर रही है। तो किस चीज को चेक कर रही है, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि दिस इज द पावर ऑफ हायर जुडिशरी। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये पावर हाई कोर्ट के पास है। और किस बात की पावर, टू डिक्लेयर अ लॉ मेड बाय द स्टेट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इफ द लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लो कि जो स्टेट है उसने कोई लॉ बनाया, एंड अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो जुडिशरी क्या करेगी, उसको रिव्यू करेगी। और अगर उनको लगता है कि नहीं बात सही है, ये वायलेट कर रहा है, तो उसको डिक्लेयर कर देगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। दिस इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखो यहां पे ये जो पावर है, दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। केवल लॉ की बात नहीं होगी, इवन अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एंड ये पावर किसके पास है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये पावर है हाई कोर्ट के पास। एंड ये जो डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली इसका ओरिजिन कहां से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमने देखा भी था बोरोड फीचर में, जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है, यूएसए से हमने लिया है। ओके, अब देखो ये जो जुडिशियल रिव्यू वाली जो बात है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो भाई फंडामेंटल राइट्स के केस में जुडिशियल रिव्यू इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड
आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में वहां पे साफ साफ बताया हुआ है कि ये पावर अवेलेबल होगी, बट दिस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 32 एंड 226। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि अभी जो वो था एनजेक, उसमें यही तो हुआ, उसका जुडिशियल रिव्यू हो गया एंड कोर्ट ने कहा कि ये तो अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। ये हमने डिस्कस किया था पहले। तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो हमने वो तो देखा कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, ओके, वो हमने देख लिया। अब हम लॉ की बात कर रहे हैं कि अगर कोई लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो क्या चीज हो सकती है, वो यहां पे मेंशन्ड है। तो पहला इसका क्लॉज क्या कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले जितने भी लॉज थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है विथ पार्ट नंबर 3, मीन्स वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो वो वॉइड हो जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या है, स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ओके, तो स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ठीक है, अदरवाइज वो हो जाएगा वॉइड। अब बात ये आती है कि भाई वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा, ऑब्वियस सी बात है जुडिशरी, इसीलिए कहा गया कि एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू होगा इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। अब देखो यहां पे जो टर्म यूज किए वो क्या है, एनी लॉ। तो लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, तो भाई ऑर्डिनेंसेस वो भी लॉ होंगे, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड इवन यूजेस, ये सभी लॉ की कैटेगरी में आएंगे। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन भी और लेजिस्लेटिव एक्शन भी दोनों ही लॉ की कैटेगरी में आएंगे। तो इन सबके अगेंस्ट आप जा सकते हो जुडिशरी के पास अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं। ओके, अब इसमें एक सवाल ये आया था कि भाई व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या वो लॉ होगा कि नहीं होगा। तो फिर बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट ये क्लॉज इंसर्ट की गई कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल 368 का यूज करके अमेंडमेंट करते हो तो वो अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, मतलब उसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हो, मतलब तो यही हुआ ना। बट इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अमेंडमेंट आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। वो हम देखेंगे आगे, तो वो एक तरह का यहां पे लिमिटेशन है कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो, उसको आप बेसिकली चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 13। तो ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, हर चीज लॉ की डेफिनेशन में आएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा। यह बात ध्यान रखना, वो इसमें नहीं आता है। ओके, दिस इज आर्टिकल नंबर 13। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 14। तो राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, एंड जो सबसे पहला जो राइट है वो क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि सबसे पहला राइट है, ये मैंने बताया था आपको। अब देखो इनकी जो वर्डिंग्स हैं उनको देखो, क्या लिखा हुआ है, द स्टेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो राइट होगा ये बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट आपके पास है। ठीक है, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक्सप्रेशन क्या यूज किया गया है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, यहाँ पे सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसीलिए ये फॉरेनर्स के पास भी अवेलेबल रहेगा। हमने देखा था आर्टिकल नंबर 14 अवेलेबल है। अब क्या चीज डिनाई नहीं करेगा, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये पहला कॉन्सेप्ट है, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इनको समझते हैं कि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं। तो भाई जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो टर्म है इसका ओरिजिन क्या है, ब्रिटिश, ब्रिटेन। तो ई फॉर इंग्लैंड, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये जो डॉक्ट्रिन है इसका ओरिजिन हुआ है कहां पे, ब्रिटेन में। एंड दिस इज रिगार्डेड एज निगेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो इसका सिंपल सा मतलब यह है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो लॉ के सामने सब लोग बराबर होंगे, किसी के भी पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। आप अदानी हो, आप अंबानी हो, या कोई गरीब आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ सब लोग बराबर होंगे, कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, किसी के भी पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे, किसी को भी फेवर नहीं किया जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मीन्स इन द आईज ऑफ द लॉ सब लोग बराबर हैं। इसके अलावा इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, मीन्स सबके लिए सेम कोर्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रिविलेज सेक्शन है उसके लिए अलग लॉ है, उसके लिए अलग कोर्ट्स आपने बना रखे हैं जो उनको ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि फ्रांस में होता है, फ्रांस में क्या है, वहां पे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं जहां पे उनका ट्रायल होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। ऑल पर्सन जो है ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसीलिए निगेटिव कॉन्सेप्ट है, नहीं मिलेगा। तो नहीं वर्ड काफी बार आ रहा है ना, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को भी फेवर नहीं किया जाएगा, किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब देखो यहीं से बात आती है रूल ऑफ लॉ की, एंड दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अब रूल ऑफ लॉ क्या है, देखिए इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसको एक्सप्लेन किया था एवी डाइसी ने, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट है। इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और हमारा कोर्ट ये कहता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ लॉ की, दिस इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल नंबर 14 एंड दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ, किसका रूल चलेगा, लॉ का रूल चलेगा। पहले क्या होता था, जो किंग वगैरह होते थे, राजा महाराजा, उनका लॉ चलता था, तो जो उनके मन में आ गया वही पनिशमेंट मिल जाएगी, है ना। तो उससे पावर का मिसयूज होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि लॉ इज सुप्रीम, आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज रूल ऑफ लॉ, एंड इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मीन्स नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। तो अगर आपको किसी को पनिश करना है तो एक तो लॉ होना चाहिए, एंड लॉ में वो चीज पनिशेबल होनी चाहिए, तभी आप किसी को पनिश कर सकते हो। बिना लॉ के आप पनिश नहीं करोगे। ओके, तो दिस इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मींस जो आपकी पावर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ओके, देन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इन द आईज ऑफ लॉ सब लोग बराबर होंगे, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एंड इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो हमने देखा था कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो वहां पे ये चीज चलती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स, नॉट रिजल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है ये हमारे यहां पे एप्लीकेबल है, बट जो थर्ड एलिमेंट है दिस इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट चेंज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रेक्स लेक्स टू लेक्स रेक्स। मतलब पहले क्या था, किंग
वॉज द लॉ, जो उन्होंने कह दिया माना जाएगा। एंड अ किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये बात आपको पता होगी। बट अभी क्या हो गया, लॉ इज द किंग, आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज रूल ऑफ लॉ, दिस इज रूल ऑफ लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि इन द आइज ऑफ लॉ सब लोग बराबर होंगे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, काफ़ी सारे हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके पास काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ होती हैं कि जब ये ऑफिस में होंगे तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप इनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये इनको कुछ पावर्स दी हुई हैं, इम्यूनिटीज दी हुई हैं, जैसे कि नो एमपी और एमएलए शैल बी लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आप कुछ भी करो, कोर्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस इसके होंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एक एब्सोल्यूट चीज है, ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है और वो आपके सामने है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसका ओरिजिन क्या है, ब्रिटिश ओरिजिन है, इसका है यूएस ओरिजिन। वो क्या था, निगेटिव कॉन्सेप्ट, बट ये है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। देखिए हमने ये तो देखा कि इन द आइज ऑफ लॉ सब लोग बराबर होंगे, बट क्या इसका मतलब ये भी है क्या कि ऑल लॉज shall apply uniformly among all person under all circumstances? क्या इसका मतलब ये भी है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए लॉ है, लॉ को आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हो वो भी बहुत जरूरी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या कहता है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो जो लोग इक्वली प्लेस्ड हैं, सेम सिचुएशन में हैं, उन पे आप लॉ यूनिफॉर्मली लगा सकते हो, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, तो वहां पे लॉ आप यूनिफॉर्मली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्संस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ठीक है, हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा आपको। तो जो लोग सिमिलर कंडीशन में प्लेस्ड हैं, सिमिलर लॉज आप लगा सकते हो, सेम लॉ लगा सकते हो टू ऑल द पर्संस, ठीक है, मींस द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। बट अगर जो पर्संस हैं वो सिमिलरली सिचुएटेड नहीं है तो क्या होगा, तो यहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की या स्टेट की कि बिफोर अप्लाइंग लॉ यूनिफॉर्मली अमंग ऑल पर्संस, वो क्या करे, लोगों को सेम सिचुएशन में लेके आए, ठीक है, एंड उसके बाद लॉ को यूनिफॉर्मली अप्लाई करे। बट अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकती है। वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है, क्लासिफिकेशन, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो चारों ग्रुप हैं ये सिमिलरली प्लेस्ड नहीं है। मान लो कोई वुमेन है, कोई बच्चे हैं, मान लो कोई बैकवर्ड है एंड कोई एडवांस सेक्शन है, तो भाई आप सेम जो सिचुएशन है उसमें प्लेस नहीं हो, तो या तो गवर्नमेंट क्या करे, इन तीनों को इसके बराबर ले आए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो क्या करे, रीजनेबली क्लासिफाई कर ले कि ये जो फर्स्ट ग्रुपिंग है ये सिमिलर हो गए, ये भी सेम जो सिचुएशन है उसमें हो गए, ये भी सेम हो गए, ये भी सेम हो गए। अब इनके लिए वो लॉ बना सकती है और इनको डिफरेंटली ट्रीट कर सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं वो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, एंड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल नंबर 14, क्योंकि वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा।
और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी एंड इक्विटी वाला। देखिए इक्वलिटी क्या होता है, सबको बराबर दे दो, भले ही आपके पास सब कुछ है तब भी आपको कुछ मिल गया, आपके पास थोड़ा कम है लेकिन फिर भी आपको कुछ मिल गया, एंड आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपको कुछ ही मिल रहा है, मींस सेम चीज सबको दी जा रही है। बट ये रिक्वायर्ड नहीं है ना, जिसको जितना जरूरी है उतना मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि ताकि सब लोग सिमिलरली प्लेस्ड हो सकें। यहां पे देखो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी मीडियम है, इसकी हाइट कम है, ओके। तो इन सब पे आप सेम जो लॉ है किस तरह से अप्लाई करोगे, ये जो हाइट है ना, ये हाइट सबके लिए सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो दिख ही नहीं रहा, इसको काफी कम दिख रहा है, इसको पूरा दिख रहा है। तो क्या करो, इनको सिमिलर सिचुएशन में प्लेस कर दो, मींस आप इनको सपोर्ट कर दो, ठीक है, या तो सेम सिचुएशन में ले आओ या फिर इनको अलग तरीके से ट्रीट करो। तो यह बात होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, और यहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, ओके। दिस इज आर्टिकल नंबर 14। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। ये क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। तो कुछ ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो भाई आर्टिकल 15(1) क्या बोलता है, द स्टेट। तो अगेन ये जो 15(1) है, दिस इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, सिटीजन। तो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेनर, ठीक है, केवल सिटीजन को ही अवेलेबल होगा। ऑन ग्राउंड्स ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जो स्टेट है ना, वो केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और एनी ऑफ देम। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली। ओनली का मतलब यह है कि स्टेट केवल रिलीजन, केवल रेस, केवल कास्ट, केवल सेक्स, केवल प्लेस ऑफ बर्थ या एनी ऑफ देम, इनका कॉम्बिनेशन, केवल रिलीजन प्लस रेस, केवल सेक्स प्लस प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स वो आप कर सकते हो, पहली बात तो यह है। तो केवल इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आप और ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो जो यहां पे मेंशन नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो 5 ग्राउंड्स हैं, 1 2 3 4 5, दे कैन नॉट बी द ओनली ग्राउंड, दे कैन नॉट बी द सोल ग्राउंड। मीन्स यू कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन प्रोवाइडेड कोई ऐसा ग्राउंड भी है, कोई ऐसा ग्राउंड अवेलेबल है जो यहां पे मेंशन नहीं किया है। जैसे कि आप रिलीजन प्लस बैकवर्डनेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो केवल रिलीजन, केवल रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। दिस कैन नॉट बी द सोल ग्राउंड, बट दिस कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड प्रोवाइडेड 6th ग्राउंड इज अवेलेबल, जिसके बेसिस पे एक वैलिड डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको आपको रिजर्वेशन देना है, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप वो रिजर्वेशन उनको नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। बट उनकी बैकवर्डनेस के बेसिस पे आप डेफिनेटली दे सकते हो। आई होप ये चीज समझ गए होंगे। तो किसी दूसरे ग्राउंड पे यू कैन डिस्क्रिमिनेट, ओके। सो दिस इज इनफोर्शिएबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं 15(2) की। 15(2) क्या बोलता है कि नो सिटीजन शेल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसएबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखो यहां पे स्टेट वर्ड यूज नहीं किया है, केवल सिटीजन वर्ड यूज किया है। तो दिस इज इनफोर्शिएबल बोथ अगेंस्ट द स्टेट एंड इंडिविजुअल। मीन्स आप किसी को यूज ऑफ वेल से नहीं रोक सकते हो, टैंक का यूज करने से नहीं रोक सकते हो,
जो घाटों पे नहाने का सिस्टम होता है उससे नहीं रोक सकते हो, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे जाने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है, शॉप्स का एक्सेस करने से नहीं रोक सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। मीन्स जो आपकी पावर है उसको लिमिट किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप पावर को कम कर रहे हो। तो ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। तो आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2) ये बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की। अब देखो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आर्टिकल 15(3), 15(4) में आपको मिलेंगे, 15(5) भी है, देखेंगे। तो 15(3) क्या बोलता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। मींस आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। ये क्या है? ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है कि आप इनके एडवांसमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एक इनेबलिंग क्लॉज है। ओके, तो एक एक्सेप्शन हो गया। आर्टिकल 15(4) क्या बोलता है कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो SC ST हैं, उनके लिए गवर्नमेंट और स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। अगेन ये हो गया एक्सेप्शन। मींस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं 15(5) की। ये क्या बोलता है? ये भी अगेन एक्सेप्शन है। ये क्या बोलता है? एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, SC ST, तो इनके एडमिशन के लिए इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भले ही वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बाकी जगह मिल सकता है। ओके, दिस इज आर्टिकल नंबर 15(5). अगेन दिस इज एक्सेप्शन। ओके, इसके बाद अभी EWS वाला भी कॉन्सेप्ट आया था, तो वो भी आर्टिकल 15(6) में आपको मिलता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% जो रिजर्वेशन है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, दिस इज आर्टिकल नंबर 15(6). तो 15(1), 15(2) ये बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, एंड जो रिमेनिंग जो क्लोजेज हैं 15(3), 4, 5, 6 ये बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। देखो प्रीलिम्स के लिए इतना ही जानना काफी है। अगर मेंस होता तो इनका भी काफी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो पर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। दिस इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या वर्ड है? पब्लिक, नॉट प्राइवेट, है ना। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो आर्टिकल 16(1) क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो स्टेट के पास अगर कोई जॉब है तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिस इज द मीनिंग। व्हाट इज आर्टिकल 16(2) कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली, अगेन ओनली, ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। वहां पे 5 ग्राउंड्स थे, यहां पे 7 हो गए। रेजिडेंस बढ़ गया, डिसेंट बढ़ गया है, तो यहां पे 7 ग्राउंड्स हो गए। तो केवल इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी दूसरे ग्राउंड पे हो सकता है। तो दे कैन नॉट बी द सोल ग्राउंड बट दे कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड। बात वही है जो मैंने आपको समझा दी। दिस इज आर्टिकल 16(2). अब देखो अगेन वही बात है, ये निगेटिव हो जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, बाकी एक्सेप्शंस होंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 16(3) क्या बोलता है कि पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो है वो रेजिडेंस को कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकती है फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट। तो इवन स्टेट में भी, जैसे मान लो हरियाणा गवर्नमेंट भी अगर रेजिडेंस के बेसिस पे चाह रही है लोकल रिजर्वेशन देना, तो लॉ किसको बनाना है? पार्लियामेंट को बनाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया है। तो दिस इज
वन एक्सेप्शन। अब आता है आर्टिकल 16(4). इसमें क्या कहा गया है कि बैकवर्ड्स क्लासेस जो कि एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विसेज, उनके लिए स्टेट जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन दे सकता है। अगेन दिस इज इनेबलिंग प्रोविजन, आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(5) क्या है? कोई लॉ आप बना सकते हो जो कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है मान लो, तो उसमें जो मेंबर होंगे गवर्निंग बॉडी के या जो ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से उनका संबंध हो सकता है, ऐसा लॉ बनाया जा सकता है। अगेन दिस इज एक्सेप्शन। ओके, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये क्या कहता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आप 10% जो सीट्स रिजर्व कर सकते हो, ये वही बात हो गई आर्टिकल 16 क्लॉज 6। अब देखो इसमें दो अमेंडमेंट भी हुए थे, आर्टिकल 16(4)(a) एंड 16(4) भी उससे इंसर्ट होते हैं। हालांकि फॉर प्रीलिम्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में इनका रोल आता है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। तो बाय 77th अमेंडमेंट एक्ट 16(a) को ऐड किया था एंड बाय 81st 16(4)(b) को ऐड किया था। ठीक है, 16(4)(a) क्या बोलता है कि SC ST के फेवर में जो प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन आपको मिल सकता है। ओके, दिस इज आर्टिकल 16(4)(a). 16(4) भी क्या बोलता है कि अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी ऑफ ए ईयर उनको सेपरेट क्लास माना जाएगा। ओके, देखो आपको पता है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब मान लो कुछ पिछले साल की सीट्स हैं जो फिल नहीं हुई, तो वो जो अनफिल्ड सीट्स हैं क्या उनको अलग कैटेगरी माना जाएगा या 50% में ही माना जाएगा? तो यहां पे बैकलॉग वैकेंसीज पे ये 50% की सीलिंग नहीं होगी। ओके, ये कहता है आर्टिकल नंबर 16(4)(b). ओके, अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो ये आर्टिकल क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया गया है, इट इज अबोलिश्ड एंड अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो लॉ बनाना पड़ेगा, और ये लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, तो दिस इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, आपको लॉ बनाना पड़ेगा। अब देखो ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, एंड दिस इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। तो स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट ये चीज आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा इट इज constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that this right is not violated। तो लॉ बनाया गया है, सिविल राइट्स एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, वो सब बनाए गए हैं। ओके, जो मैंने कहा था कि इट इज नॉट डिफाइंड, बट जो मैसूर हाई कोर्ट है उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि इट रेफर्स टू द सोशल डिसएबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टन क्लासेज ऑफ पर्संस बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टन कास्ट। क्योंकि आपका जन्म किसी एक कास्ट में हुआ है, तो दीज आर द सोशल डिसएबिलिटीज जो आप पे इम्पोज की गई है, छुआछूत आप कह सकते हैं। दिस इज आर्टिकल नंबर 17। ओके, तो ये कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करता है, पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, कि आप लॉ बनाइए और इसको पनिशेबल बनाइए। ठीक है, दिस इज आर्टिकल नंबर 17। अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल, एंड ये आज का आखिरी टॉपिक है। देखो मैं आपको बता दूं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड अवार्ड, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पे टाइटल को अबोलिश किया गया है। किस तरह के टाइटल? भाई पुराने जमाने में राजा, महाराजा, राय बहादुर, इस तरह के टाइटल मिलते थे, तो अबोलिश किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और अकेडमिक। मीन्स PhD वगैरह आराम से आपको मिल जाएगी, परमवीर चक्रा, महावीर चक्रा, ये सब आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मिलिट्री में कर सकती है एंड अकेडमिक कर सकती है, बट इसके अलावा कुछ भी टाइटल स्टेट आपको नहीं देगा। ठीक है, कौन नहीं देगा? स्टेट आपको नहीं देगा। सेकंड क्या है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अवार्ड आप ले सकते हो किसी फॉरेन स्टेट से, लेकिन टाइटल आप नहीं ले सकते हो, है ना। देन नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड जो स्टेट के अंडर में काम करता है
विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी फॉरेन स्टेट से आप कोई टाइटल नहीं लोगे। दिस इज द थर्ड प्रोविजन। ओके, एंड आखिरी प्रोविजन क्या है? नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आप कोई भी प्रेजेंट एमुलमेंट आप नहीं लोगे, ठीक है, किसी फॉरेन स्टेट से। तो ये चार इसके प्रोविजंस हैं जो आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है तो विदाउट कंसेंट आप नहीं कर सकते हो, है ना। विद कंसेंट डेफिनेटली आप कर सकते हो। दिस इज आर्टिकल नंबर 18। बट देखो यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि ये आर्टिकल 18 क्यों है। बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोसाइटी में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन पैदा ना हो बिकॉज ऑफ दीज टाइटल्स। एक तरह का इक्वलिटी ऑफ स्टेटस बना रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 18 का, है ना। अब आता है एक बहुत ही फेमस केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 96। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो नेशनल अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये वैलिड हैं। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ठीक है। बट जो अवार्डीज हैं इसको सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज उनको अवार्ड वापस करने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया गया है जिसमें कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हो। सो दिस रिमेन्स एज डिक्लेरेटरी प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल डिक्लेयर किया गया है, कोई लॉ नहीं बनाया गया है। ओके, सो दिस इज आर्टिकल नंबर 18। तो फ्रेंड्स काफी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, काफी कुछ फैक्चुअल था, एंड ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।